आज की इस खास चर्चा में स्वागत है जहां हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के असाधारण जीवन और उनकी विरासत की परतों को खोलेंगे। जी। हमारी जानकारी का आधार है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड दस्तावेज के कुछ महत्वपूर्ण अंश। और हमारा मकसद है आइंस्टाइन के कम सुने पहलुओं को देखना, उनके शुरुआती संघर्ष, वैज्ञानिक उड़ान, निजी जीवन की उथल-पुथल और बाद की सक्रियता, और इनसे कुछ गहरी बातें निकालना। और देखिए, शुरुआत ही कुछ कम चौंकाने वाली नहीं है। क्या कोई सोच सकता है कि जिस इंसान ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, हाँ, उसे बचपन में कुछ खास होनहार नहीं माना जाता था? बिल्कुल। उनकी माँ को तो उनका सिर भी कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता था। हाँ, और 2.5 साल की उम्र तक वो ठीक से बोलते नहीं थे और उनके साथी उन्हें उबाऊ भाई कहते थे। ये तो है। और वो हेडमास्टर वाली बात। अरे हाँ, हेडमास्टर ने तो भविष्यवाणी कर डाली कि ये लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए इसी अनोखी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर से। जैसा हमने सुना, बचपन में कोई खास बात नहीं थी। जी। माँ को वे अजीब लगते थे, सिर बड़ा लगता था, देर से बोलना शुरू किया। और जब बोलना शुरू किया तो हर शब्द 2 बार दोहराते थे। हाँ, और बच्चों के साथ भी ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, अकेले खेलना पसंद था। वो भी मशीनी खिलौनों से। हाँ, ये बात उनके बाद की प्रतिभा को देखते हुए वाकई हैरान करती है। सही कहा। ये दिखाता है कि शुरुआती लक्षण हमेशा किसी की असली क्षमता का पैमाना नहीं होते। बिल्कुल। उनका अकेले खेलना, मशीनी खिलौनों में रुचि, शायद ये उनकी गहरी आंतरिक दुनिया और असाधारण जिज्ञासा की तरफ शुरुआती इशारे थे। हाँ, शायद, जिन्हें शायद उस वक्त के पारंपरिक पैमानों ने पहचाना नहीं। जैसे वो किस्सा है जब उन्होंने अपनी नवजात बहन माजा को देखा। अच्छा। और पूछा, ठीक है, पर इसके पहिए कहाँ हैं? कमाल है, बचपन से ही सोच वैसी थी। हाँ, मशीनों और कार्यकारण में डूबी हुई। और वो हेडमास्टर वाली बात तो हद ही थी। सही में, पिता से कहना है कि आपका बेटा किसी भी पेशे में कामयाब नहीं होगा। ये हमें सिखाता है कि बाहरी दिखावे या शुरुआती आकलन कितने भ्रामक हो सकते हैं। बिल्कुल। प्रतिभा अक्सर अपने तरीके से और अपने समय पर ही सामने आती है ना? हाँ, उसे किसी तयशुदा रास्ते या उम्मीद पर खरा उतरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक चीज थी जिसमें उन्होंने जल्दी रुचि दिखाई, संगीत। हाँ, वायलिन। 6 साल की उम्र में माँ के कहने पर सीखना शुरू किया। और ये शौक जिंदगी भर साथ रहा। वो एक प्रतिभाशाली शौकीय वायलिन वादक बने। परिवार फिर म्यूनिक चला गया जब वे महज 15 महीने के थे। वहाँ हाई स्कूल में तो उन्होंने अच्छे अंक लाए थे, है ना? हाँ, लगभग हर विषय में। पर एक बड़ी दिक्कत थी, स्कूल का अनुशासन। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उन्हें स्कूल की सख्ती और नियमों से सख्त नफरत थी। शिक्षकों से अक्सर बहस हो जाती थी। जी, ये एक तरह से क्लासिक मामला है जहाँ एक आज़ाद और जिज्ञासु मन स्थापित व्यवस्था से टकराता है। और ये टकराव इतना बढ़ गया कि 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। हाँ, घुटन महसूस होने लगी थी। जरा सोचिए, उनके माता पिता उस वक्त मिलान जा चुके थे और उन्हें रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे। काफी बहस और चर्चा के बाद उनकी बात मान ली गई और वे अपनी आधे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड, जो म्यूनिक के मुकाबले कहीं ज्यादा उदार माहौल वाला माना जाता था। और ये कदम उनके लिए शायद बहुत अहम साबित हुआ। हाँ, लगता तो यही है। स्विट्जरलैंड का वो उदार वातावरण शायद उनके विचारों के पनपने के लिए ज्यादा मुफीद था। कभी कभी माहौल बदलना ही जरूरी होता है। स्विट्जरलैंड पहुंचकर उन्होंने ज्यूरिक विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का फैसला किया। गणित तो अच्छा था ही, और भौतिकी में गहरी दिलचस्पी थी। हाँ, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं थी जो उनका ध्यान खींच रही थी। वहां उनकी मुलाकात हुई मिलेवा मारिक से। हाँ, मिलेवा मारिक। आइंस्टाइन उन्हें एक चतुर प्राणी मानते थे। दिलचस्प बात यह है कि मिलेवा सर्बिया से स्विट्जरलैंड इसीलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिक विश्वविद्यालय उन चंद यूरोपीय विश्वविद्यालयों में से था जहां उस समय महिलाएं डिग्री हासिल कर सकती थीं। ये अपने आप में उनकी असाधारण लगन और बौद्धिकता का प्रमाण है। और आइंस्टाइन को उनमें शायद एक साथी, एक सहयोगी नजर आया, खासकर उन लोगों के खिलाफ जिन्हें वे संकीर्ण सोच वाले मानते थे, चाहे वो परिवार में हो या विश्वविद्यालय में। हाँ, जल्द ही दोनों में प्यार हो गया। उनके बीच के पत्र आज भी मौजूद हैं और उनमें विज्ञान और निजी भावनाओं का अनोखा मिश्रण है। हाँ, आइंस्टाइन ने एक पत्र में लिखा भी था, मैं कितना खुश और गौरवान्वित होऊंगा जब हम दोनों सापेक्षता पर अपने काम को विजय निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। ये दिखाता है कि एक बौद्धिक साथी का होना उनके लिए कितना मायने रखता था। बिल्कुल, ये सिर्फ रोमानी रिश्ता नहीं था बल्कि विचारों का आदान प्रदान भी था। हाँ, हालांकि ये सवाल भी उठता है कि क्या इस साझेदारी में संतुलन हमेशा बना रहा, खासकर जब हम उनके बाद के जीवन को देखते हैं।
सफर आसान नहीं था। 1900 में 21 साल की उम्र में आइंस्टाइन स्नातक तो हो गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। हाँ, बेरोजगार थे। टीचिंग असिस्टेंट, प्राइवेट ट्यूशन ऐसे ही काम करते रहे। आखिरकार 1902 में बर्न के पेटेंट ऑफिस में वो नौकरी मिली, तकनीकी विशेषज्ञ की। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है ना? उनका काम था दूसरों के आविष्कारों का मूल्यांकन करना। हाँ, लेकिन इसी नौकरी की आड़ में वे गुप्त रूप से अपने उन विचारों पर काम कर रहे थे जो भौतिकी की दुनिया को बदलने वाले थे। हाँ, कहा जाता है कि वे मजाक में अपनी डेस्क की दराज को सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहते थे। यह सचमुच दिख होता है कि क्रांतिकारी विचार अक्सर सबसे साधारण परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। जी, इसके लिए किसी भव्य प्रयोगशाला या अकादमिक पद की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। बस एक जिज्ञासु मन और सोचने की जगह चाहिए, चाहे वो गुप्त ही क्यों ना हो। और इसी पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए 1905 का वो चमत्कारी साल आया। हाँ, 1905 एनस मिराविलिस, चमत्कारिक वर्ष। इसी साल उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनमें से एक था विशेष सापेक्षता सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने समय और स्थान के बारे में हमारी सदियों पुरानी धारणाओं को चुनौती दी। बिल्कुल। इस सिद्धांत के अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, बल्कि देखने वाले की गति पर निर्भर करते हैं। उन्होंने इसे एक उदाहरण से समझाया था। अगर दो एकदम सटीक घड़ियां हों और उनमें से एक बहुत तेज गति से यात्रा करके वापस आए, तो दोनों घड़ियां एक ही समय नहीं दिखाएंगी। ये विचार ही अपने आप में क्रांतिकारी था। जी, इसने न्यूटन के मॉडल को हिला दिया। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। कितना गहरा और शक्तिशाली विचार। आइंस्टाइन ने सापेक्षता को मजाक में यूं समझाया था। हाँ, वो वाला। जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो लगता है 2 मिनट हुए। जब आप 2 मिनट गर्म स्टोव पर बैठते हैं तो लगता है 2 घंटे हो गए। यही सापेक्षता है। उनका ये मजाकिया अंदाज जटिल विचारों को सुलभ बनाने की उनकी क्षमता दिखाता है। सही कहा। और E=mc² ने न केवल ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदला, बल्कि आगे चलकर परमाणु युग का आधार भी तैयार किया, जिसके परिणाम खैर अच्छे और बुरे दोनों रहे। बिल्कुल। लेकिन जहां एक तरफ वो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे थे, वहीं उनका निजी जीवन वो उलझनों से भरा था। हाँ, वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे। लेकिन उनकी माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं। स्रोत बताते हैं कि माँ को मिलेवा की उम्र आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी और उनकी बौद्धिकता दोनों से परहेज था। उन्होंने कहा था, वो तुम्हारी तरह एक किताब है। शायद उन्हें डर था कि ऐसी पढ़ी लिखी महिला एक पारंपरिक पत्नी की भूमिका नहीं निभा पाएगी। ये उस समय की सामाजिक सोच पर भी रोशनी डालता है ना? हाँ, बिल्कुल। इस विरोध के कारण शादी टलती रही। आखिरकार जनवरी 1903 में उन्होंने शादी कर ली और उनके 2 बेटे भी हुए। लेकिन कुछ ही सालों में रिश्ते में कड़वाहट घुलने लगी। कहा जाता है कि मिलेवा धीरे धीरे अपनी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाएं वो खोती गईं और एक नाखुश गृहिणी बनकर रह गईं। ये वाकई दुखद है। हाँ, यहाँ हम एक असाधारण प्रतिभा के जीवन का दूसरा पहलू देखते हैं, जबरदस्त पेशेवर सफलता के साथ निजी जीवन की मुश्किलें। और ये सवाल भी उठता है कि क्या उस समय की सामाजिक अपेक्षाओं और घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ ने मिलेवा की अपनी क्षमता को उभरने नहीं दिया? हाँ, स्रोत इस पर सीधे तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन ये तनाव स्पष्ट दिखता है। सालों की अनबन और झगड़ों के बाद आखिरकार 1919 में उनका तलाक हो गया। और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टाइन के जीवन का ये नया निजी अध्याय उनकी विश्व प्रसिद्धि के आगाज के साथ ही शुरू हुआ। हाँ, 1915 में वे अपना एक और बड़ा सिद्धांत प्रकाशित कर चुके थे, सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। बिल्कुल। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को एक बल बताया था, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं, बल्कि स्पेस टाइम यानी अंतरिक्ष समय के ताने बाने में भारी चीजों के कारण आने वाला झुकाव या वक्रता है। इसे थोड़ा और सरल करें, मतलब आम भाषा में। सोचिए, एक बड़ी चादर तनी हुई है, ये है स्पेस टाइम। ठीक है। अब अगर आप उस पर एक भारी गेंद रख दें तो चादर उस गेंद के आसपास नीचे झुक जाएगी। हाँ। अब अगर आप एक छोटी कंची उस चादर पे लुढ़काएंगे तो वो सीधी जाने की बजाय गेंद के कारण बने गड्ढे की तरफ मुड़ जाएगी। अच्छा। आइंस्टाइन के अनुसार ग्रह इसी तरह सूर्य के बनाए स्पेस टाइम के झुकाव के कारण उसके चक्कर लगाते हैं, किसी अदृश्य रस्सी बल से खींचे जाने के कारण नहीं। वाह,
ये तो कमाल की कल्पना है। हाँ, और इस कल्पना को सच साबित किया 1919 के सूर्य ग्रहण ने। सही। आइंस्टाइन ने पहले ही गणना कर ली थी कि सूर्य के करीब से गुजरते वक्त दूर के तारों की रोशनी उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण कितनी मुड़ जानी चाहिए, और ग्रहण के दौरान जब वैज्ञानिकों ने तस्वीरें लीं तो तारे ठीक उसी जगह से हटे हुए दिखे जितनी आइंस्टाइन ने भविष्यवाणी की थी। इस पुष्टि ने आइंस्टाइन को रातों रात दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना दिया। हाँ, अखबारों ने इसे वैज्ञानिक क्रांति कहा। एक पूर्व पेटेंट क्लर्क अब एक वैश्विक आइकॉन बन चुका था। ये दिखाता है कि कैसे एक साहसिक सिद्धांत जब अवलोकन से सिद्ध हो जाता है तो दुनिया को बदल सकता है। बिल्कुल। 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। हाँ, हालांकि तकनीकी रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए मिला था, सापेक्षता के लिए नहीं, जो उस समय भी शायद थोड़ी विवादास्पद मानी जाती थी। अच्छा, दुनिया भर से सम्मान और निमंत्रण आने लगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ रही थी, दुनिया, खासकर यूरोप, एक खतरनाक मोड़ ले रही थी। हाँ, 1930 का दशक यूरोप के लिए अशांति का दौर था। 1933 में जर्मनी में नाजियों का सत्ता में आना आइंस्टीन के लिए, जो एक यहूदी थे, एक सीधा खतरा था। जी, उन्होंने उसी साल जर्मनी छोड़ दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पलायन नहीं था, बल्कि उस समय के बिगड़ते राजनीतिक हालात का प्रतीक था। बिल्कुल, कई और वैज्ञानिक भी इसी रास्ते पर थे। अमेरिका में बसने के कुछ साल बाद 1938 में बर्लिन में एक और बड़ी वैज्ञानिक खोज हुई, परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन। हाँ, इसने अमेरिकी भौतिकविदों, खासकर जो यूरोप से भागकर आए थे, उनके बीच चिंता की लहर दौड़ा दी। उन्हें डर था, और ये डर वाजिब था, कि अगर नाजी जर्मनी ने परमाणु विखंडन की शक्ति का इस्तेमाल करके बम बना लिया तो उसके परिणाम विनाशकारी होंगे। हाँ, वे नाजी शासन की क्रूरता और विस्तारवादी इरादों से वाकिफ थे। और आइंस्टीन अपनी प्रसिद्धि और वैज्ञानिक कद के कारण इन शरणार्थी वैज्ञानिकों के बीच एक स्वाभाविक नेता और आवाज बन गए। जी, इसी चिंता के माहौल में एक साथी वैज्ञानिक के आग्रह पर आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को वो प्रसिद्ध पत्र लिखा। हाँ, वो पत्र। इसमें उन्होंने चेतावनी दी कि परमाणु विखंडन पर आधारित एक अत्यंत शक्तिशाली बम बनाया जा सकता है। और अगर नाजियों ने ऐसा बम बना लिया तो कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने लिखा, इस प्रकार का एक बम किसी बंदरगाह में विस्फोटित होने पर पूरे बंदरगाह को आसपास के कुछ क्षेत्र के साथ नष्ट कर सकता है। उस पत्र का वजन बहुत था, लेकिन ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि आइंस्टाइन ने सीधे तौर पर अमेरिका को बम बनाने के लिए उकसाया नहीं, हाँ, बल्कि नाजी जर्मनी द्वारा ऐसा बम बनाने की संभावना और उसके भयानक परिणामों के प्रति आगाह किया था। ये एक जटिल नैतिक स्थिति थी। बिल्कुल, एक शांतिवादी वैज्ञानिक खतरे की चेतावनी दे रहा था, जिसके कारण हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो सकती थी। और उनके शब्दों का गहरा असर हुआ। अमेरिका ने गुप्त रूप से मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया और परमाणु बम विकसित कर लिया। अगस्त 1945 में ये बम जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए। और आइंस्टीन इस विनाश की भयावहता से स्तब्ध रह गए। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी, शायद। हाँ, बिल्कुल। जिस सिद्धांत E=mc² ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया था, उसी के एक अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग ने इतना बड़ा मानवीय विनाश किया। भले ही उन्होंने बम बनाने में सीधे भाग नहीं लिया था, लेकिन वे अपने पत्र की भूमिका और उसके परिणामों से नैतिक रूप से गहरे आहत थे। इस सदमे के बाद उन्होंने एक और पत्र लिखा, इस बार सार्वजनिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को। जी, इसमें उन्होंने भविष्य में ऐसे युद्धों और विनाश को रोकने के लिए एक विश्व सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। लेकिन इस पत्र का वैसा प्रभाव नहीं पड़ा जैसा रूजवेल्ट को लेकर पत्र का हुआ था। हाँ, शायद इसीलिए कि रूजवेल्ट को लिखा पत्र एक विशिष्ट तात्कालिक सैन्य राजनीतिक संदर्भ में था, और ये वाला, जबकि संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र एक आदर्शवादी दीर्घकालिक लक्ष्य की बात कर रहा था, जिसके लिए शायद दुनिया तब तैयार नहीं थी। ये दिखाता है कि कैसे विचारों का प्रभाव परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। सही कहा। हाँ, शायद दुनिया तैयार नहीं थी, लेकिन आइंस्टीन ने हार नहीं मानी। अपने जीवन के अंतिम दशक में वे राजनीति में और भी ज्यादा सक्रिय हो गए। जी, उन्होंने परमाणु हथियारों की होड़ खत्म करने के लिए आवाज उठाई और शांति व लोकतंत्र की वकालत करने के लिए अपनी वैश्विक प्रसिद्धि का इस्तेमाल किया। ये उनके चरित्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है, एक शुद्ध वैज्ञानिक से एक चिंतित विश्व नागरिक तक का सफर। और उन्होंने महसूस किया कि वैज्ञानिकों की समाज के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने अपनी आवाज का इस्तेमाल उन मूल्यों के लिए किया जिन पर वे विश्वास करते थे। 1955 में 76 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया।
और वे न केवल एक महान वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में याद किए जाते हैं, बल्कि एक दूरदर्शी, एक मानवतावादी और एक विश्व नागरिक के रूप में भी। तो इस चर्चा से हमने देखा कि कैसे एक बच्चा जिसे उबाऊ समझा गया था, वो ब्रह्मांड की समझ को बदलने वाला और फिर शांति की वकालत करने वाला बन गया। हाँ, एक असाधारण यात्रा। कुछ खास बातें जो उभर कर आती हैं, शुरुआती असफलताओं से उभरने की ताकत, असाधारण पेशेवर जीवन के साथ व्यक्तिगत जीवन की जटिलताओं का संतुलन, प्रसिद्धि का अप्रत्याशित सफर, और सबसे महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक खोजों के साथ जुड़ी गहरी नैतिक जिम्मेदारियां। बिल्कुल। और यहीं पे हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे जो सीधे तौर पर इन स्रोतों से जुड़ा है। बताइए। आइंस्टाइन का सफर सैद्धांतिक भौतिकी की ऊंचाइयों से शुरू होकर परमाणु बम के विनाश को देखने के बाद विश्व सरकार की वकालत तक पहुंचा। हाँ, इसे देखते हुए आज की इस और भी जटिल दुनिया में वैज्ञानिकों, विचारकों और रचनाकारों की उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है अपनी खोजों और रचनाओं के संभावित अनुप्रयोगों और नैतिक पहलुओं को दिशा देने में? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक सवाल है जो आइंस्टाइन की विरासत हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है।